Good afternoon, students. Good afternoon. Good afternoon. ओके, सो लास्ट क्लास में हमने, कल ही थी लास्ट क्लास, है ना? लास्ट क्लास में हमने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था, कटिंग ऑफ स्प्रिंग के क्वेश्चंस किए थे, स्प्रिंग फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने बताया था, है ना? सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये क्या होता है देखो मैं बताता हूं भाई। एक्चुअली फ्रेम क्या होता है? व्हाट इज फ्रेम? फ्रेम एक वो सिस्टम होता है जिसमें ऑब्जर्वर जो भी पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। समझ में आया क्या? फ्रेम वो सिस्टम होता है जिसमें ऑब्जर्वर किसी भी पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करता है, उस सिस्टम को या उस रेफरेंस एक स्पेस को हम फ्रेम बोलते हैं। समझ में आया क्या? फ्रेम क्या होता है? जिसमें ऑब्जर्वर पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करता है। जैसे एक कार चल रही है तो मैं ऑब्जर्वर हूं, है ना? मैं कार को चलते हुए से देख रहा हूं, तो मैं जिस फ्रेम में खड़ा हूं, जैसे मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, तो उस फ्रेम को बोलेंगे, उसको फ्रेम बोलते हैं, एंड दैट इज ए ग्राउंड फ्रेम। ऐसे क्या बोलते हैं? ग्राउंड फ्रेम। अब जैसे मैं भी खुद कार में बैठा हुआ हूं, एक कार में मैं बैठकर दूसरी कार को देख रहा हूं, तो मैं जिस फ्रेम में बैठा हूं वो कार वाली फ्रेम है। समझ में आया? तो फ्रेम किसे बोलते हैं? समझ में आ गया सबको? जिसमें से हम ऑब्जर्व करते हैं, पार्टिकल्स को मूव करते हुए देखते हुए हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मेरे रिस्पेक्ट में वो कितने से चल रहा है, तो जिस फ्रेम में मैं बैठा हूं, ये फ्रेम वर्ड हमने रिलेटिव मोशन में भी बताया था तुमको, है ना? सो ये दो टाइप का होता है फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम एंड, हाँ, सबको ब्लर दिख रहा है क्या? नहीं ना? ओके, मैं बोल रहा हूं, अभी लिखा कुछ भी नहीं है, मैं बोल ही तो रहा हूं सब। फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल, थोड़ी देर में सही हो जाएगा, ठीक है? इनर्शियल फ्रेम दो टाइप की होती है फ्रेम, एक तो इनर्शियल फ्रेम और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या डिफरेंस है देखो। ऐसी फ्रेम जो रेस्ट पर होती है, जैसे मैं ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूं, तो ग्राउंड रेस्ट पर है, तो ये इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है? ऐसी फ्रेम जो या तो रेस्ट पर हो या फिर जिसका एक्सेलेरेशन जीरो हो, जिसका एक्सेलेरेशन जीरो। तो जैसे इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है? ऐसी फ्रेम जिसका एक्सेलेरेशन जीरो हो, उसको क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम। तो एक्सेलेरेशन जीरो कब हो सकता है? या तो रेस्ट पर और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, या तो रेस्ट पर हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ऐसे फ्रेम को क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम। जैसे मैं ग्राउंड पर खड़ा हूं, अभी ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, तो बताओ कौन सी फ्रेम है? कौन सी फ्रेम है बताओ? ये इनर्शियल फ्रेम है। सिंपल, बस नाम थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बट सिंपल ध्यान रखना है, जो फ्रेम रेस्ट पर हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, ठीक है? तो दिस इज इनर्शियल फ्रेम। हाँ, वही चैप्टर है, टॉपिक नया है लेकिन चैप्टर एनएलएम ही चल रहा है, ठीक है? जैसे मान लो एक कार चल रही है और इसमें ऑब्जर्वर है, ये कार चल रही है मान लो 5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से, स्ट्रेट लाइन में चल रही है 5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से। इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है? बताओ ये कौन सी फ्रेम है? ये भी इनर्शियल फ्रेम है। ऐसी फ्रेम जिसका एक्सेलेरेशन हो जीरो उसको बोलते हैं, इसका भी तो एक्सेलेरेशन जीरो ही हुआ। समझ में आया? ये जिस फ्रेम में बैठा हुआ है मीन्स कार वाली फ्रेम, वो भी कौन सी फ्रेम हो गई? इनर्शियल फ्रेम। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं अभी मैं बताऊंगा तुम्हें।
हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं कि एक फ्रेम इनर्शियल जिसमें एक्सेलरेशन 0 होता है और एक जिसमें नहीं होता है, दोनों अलग अलग क्यों पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, अभी बताऊंगा। देखो अब देखो नेक्स्ट है नॉन इनर्शियल फ्रेम। ऐसी फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन 0 ना हो, मीन्स इट इज एक्सेलरेटेड फ्रेम, इट इज एक्सेलरेटेड फ्रेम। ऐसी फ्रेम, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें बता रहा हूं, ऐसी फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन 0 ना हो, बस इतना याद रखना है, उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो अब ये इस वाली फ्रेम में रेस्ट पर तो हो नहीं सकता कोई भी ऑब्जेक्ट, समझ में आया? वो चल भी रहा होगा विथ सम एक्सेलेरेशन, चल भी रहा होगा विथ सम एक्सेलेरेशन, या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो ये लिफ्ट में है और ये लिफ्ट विथ सम एक्सेलेरेशन ऊपर जा रही है, तो बताओ ये कौन सी फ्रेम है? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, लिखो। यस, सबको ब्लर आ रहा है क्या? यस सर। नेट तो मेरा तो अच्छा चल रहा है। लिख लिया? ओके, लिखो। ठीक है, अब देखो, जो ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्व करता है उसको बोलते हैं इनर्शियल ऑब्जर्वर, और जो ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्व करता है उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बस ध्यान रखो। इनर्शियल ऑब्जर्वर क्या होता है? जो इनर्शियल फ्रेम में हो, ठीक है। और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर क्या होता है? जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। जैसे ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, ये दोनों इनर्शियल ऑब्जर्वर है। समझ में आ गया? थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिया? अब देखो अभी तक हम न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के जो क्वेश्चन कर रहे थे, वो सब हम इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से कर रहे थे, ग्राउंड के हिसाब से कर रहे थे। अभी तक जितनी भी एफबीडी बनाई आपने, पुली की, ब्लॉक की, सबकी एफबीडी, सबका एक्सेलेरेशन हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना? तो ग्राउंड कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम है। तो वहां पर हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ सब लगाया हमने। एफ इक्वल टू एम ए लगाया कि नहीं लगाया? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लगाया ना? ग्राउंड फ्रेम में ही तो लगाया वो, ठीक है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही तो लगाया। सारे फोर्स हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे किसी भी बॉडी का। जैसे ये बॉडी है, मान लो एक बॉडी है, उस पर mg नीचे लग रहा है, या टेंशन ऊपर लग रहा है, या फिर कोई बॉडी है उस पर mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। ये सब हम किसके रिस्पेक्ट में बताते थे? ग्राउंड, है ना? और फिर इससे हम नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते थे, या फिर फोर्स बैलेंस हो तो सारे फोर्स को बैलेंस कर देते थे। ये सब हम ग्राउंड फ्रेम में करते थे। मींस हम न्यूटन्स लॉ को ग्राउंड फ्रेम में अच्छे से लगा लेते हैं, मींस इनर्शियल फ्रेम में लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते?
न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ लगाया था ना हमने। कोई दिक्कत आई थी क्या इनर्शियल फ्रेम में? हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ अभी तक यूज किया, कर ही रहे है ना। बट नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ वैलिड नहीं होते। क्यों नहीं होते मैं बताऊंगा अभी इसके लिए, ध्यान से सुनो। अगर आप ऐसी फ्रेम में हो जो रेस्ट पर हो या फिर जिसका एक्सेलरेशन 0 हो, जैसे ग्राउंड, तो उस फ्रेम में तो आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ लगा सकते हैं। बट आप ऐसी फ्रेम में हो जो एक्सेलरेटेड हो, जैसे लिफ्ट, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ लगाओगे तो आंसर गलत आएगा। मींस सेकंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। जो मैं बोल रहा हूं सुना सबने? समझ में आया कि न्यूटन्स, देखो थर्ड लॉ तो हर जगह एप्लीकेबल है। थर्ड लॉ सिंपल है कि एक्शन रिएक्शन होती है, इक्वल एंड अपोजिट होती है, वो तो सब जगह, उसके लिए कोई फ्रेम में कोई प्रॉब्लम नहीं कि कोई सी भी फ्रेम हो, सब जगह एक्शन की रिएक्शन होगी, ठीक है। बट बेसिकली फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ जिनसे हम फोर्स बैलेंस करते हैं या फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन निकालते हैं, वो फर्स्ट इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है बट नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं है। तो ये पॉइंट लिखो, फिर इसका रीजन मैं समझाता हूं। लिखो पॉइंट ये, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ is applicable only in Newton's first law and second law is applicable only in inertial frame, only in inertial frame, only in inertial frame or with respect to non inertial observer, or with respect to non inertial observer, सॉरी, और विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल ऑब्जर्वर। नॉन मैंने क्या बोला था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ और एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम, यही बोला ना मैंने। और विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल ऑब्जर्वर, नॉन इनर्शियल नहीं, इनर्शियल ऑब्जर्वर। इनर्शियल ऑब्जर्वर कौन सा ऑब्जर्वर होता है? जो इनर्शियल फ्रेम में हो, जैसे ग्राउंड में हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी वाली फ्रेम में हो, ठीक है। इसी में न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। क्यों? इसका रीजन देखो, वाई। जैसे मान लो ये एक लिफ्ट इसमें m मास का ब्लॉक है ना, और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है a एक्सेलेरेशन से, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है a एक्सेलेरेशन से। मुझे इस लिफ्ट में, इस स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना है। ये टेंशन ऐसे ही होगी ना, टेंशन की डायरेक्शन ऐसे ही होगी ना, है ना। टेंशन की डायरेक्शन, एक तो सब लोग टाइम पे आया करो यार। अभी अब जो आएंगे उनको वर्ड ही समझ में नहीं आएगा, इनर्शियल क्या है और नॉन इनर्शियल क्या है, तो उनको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए टाइम पे आना बहुत जरूरी है, ठीक है। 10 मिनट भी लेट हो जाओगे तो पूरा लेक्चर खराब हो जाएगा, एंड फिर पूरा लेक्चर, फिर पूरा चैप्टर, फिर पूरा धीरे धीरे पूरा सब्जेक्ट ही खराब हो जाता है सिर्फ 10 मिनट में, ठीक है। तो ऐसे मत किया करो। अब देखो, मुझे इस स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करनी है। अब देखो, या तो इसमें इसकी टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बनता है, ठीक है। या तो देखो ये लिफ्ट, ये ग्राउंड है, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है एक एक्सेलरेशन से। अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, ये मान लो ए, ऑब्जर्वर ए, अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाऊं,
एफबीडी ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए। मुझे बताओ ऑब्जर्वर ए इनर्शियल ऑब्जर्वर है या नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, जल्दी से बताओ। हाँ, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, अभी भी एंट्री हो रही है लोगों की। ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है ना। ग्राउंड फ्रेम कौन सी फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम। तो ये कौन सा ऑब्जर्वर है? इनर्शियल ऑब्जर्वर है। इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं एफबीडी बनाऊं, इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको ये मास, इसके रिस्पेक्ट में मैं एफबीडी बनाऊंगा तो mg फोर्स तो नीचे ही लग रहा है। किसके भी रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाओ mg तो लगेगा ही सही ना, डाउनवर्ड, है ना। टेंशन ऊपर लग रही है और इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक बताओ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या वहीं पर है? कितने एक्सेलेरेशन से जा रहा है? ए से। इसका तो जीरो है ना, इसका तो जीरो है। इसके रिस्पेक्ट में कितने से जा रहा है? ए के एक्सेलेरेशन से। तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने एफबीडी बनाई है, समझ में आया। तो टी ऊपर लग रहा है, एमजी नीचे लग रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं। बताओ कौन सा बड़ा, टी या एमजी? टी। तो क्या लिखेंगे? ये सेकंड लॉ लगा रहा हूं, देखो मैं, दिस इज सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। ये सेकंड कौन सा लॉ लगाया मैंने? सेकंड लॉ। टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो टी कितना आ गया? एम जी प्लस एम। तो देखो ग्राउंड फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम में तो मैंने लगा दिया सेकंड लॉ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने चेक करके देखा, इतनी टेंशन आई जितनी इस इक्वेशन से आ रही है। मैंने मशीन से इसमें टेंशन चेक करके देखी और इस इक्वेशन से चेक की, दोनों सेम आ रही है। मतलब ग्राउंड फ्रेम में अगर मैं सेकंड लो या फर्स्ट लो कोई सा भी लगाता हूं, सही है, सही आंसर देता है। समझ में आया क्या? अब देखो एक और ऑब्जर्वर है बी। वो इस लिफ्ट के अंदर है। अब मुझे बताओ ये बी ऑब्जर्वर जो है, ये कौन सा ऑब्जर्वर है? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी, ये है नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? क्योंकि ये एक्सीलरेटेड फ्रेम के अंदर है, क्योंकि ये जिस फ्रेम में वो एक्सेलेरेशन है, उसके अंदर एक्सेलेरेशन है, तो ये एक्सीलरेटेड फ्रेम में, मींस नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो इसके रिस्पेक्ट में मैं एफबीडी बनाऊंगा एम मास की। तो देखो इसके रिस्पेक्ट में भी mg तो लगेगा इसी, और इसको भी लग रहा होगा कि स्प्रिंग ने इसको नीचे गिरने से रोक रहा है। इसको भी तो ये लगेगा कि स्प्रिंग ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है। इस पर अगर mg लग रहा है नीचे, तो ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि ऊपर स्प्रिंग उसने रोका हुआ है, ऐसा लगेगा ना इसको भी। तो इसके रिस्पेक्ट में ऊपर टेंशन भी टी लग रही है। समझ में आया? हाँ। अब देखो जब हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाया था, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक ऊपर जा रहा था ए के एक्सेलेरेशन से। समझ में आया? मुझे बताओ इसके रिस्पेक्ट में भी ये ऊपर जा रहा है क्या? हाँ, मान लो, खुद को इमेजिन करो। हाँ समझ में आ गया तुमको, बट जिनको नहीं आया इमेजिन करो, आप भी लिफ्ट में हो और एक ब्लॉक भी लटका हुआ है, लिफ्ट ऊपर जा रही है। क्या आपके और ब्लॉक के बीच की डिस्टेंस चेंज होगी क्या? आप भी लिफ्ट में हो। नो, मतलब आपके रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट पर ही है, मींस इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पर ही है, रेस्ट पर है ना। विद रिस्पेक्ट टू बी बना रहा हूं मैं, क्योंकि रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर हुआ तो फर्स्ट लो या सेकंड लो दोनों में से, अब इस बार फर्स्ट लो लग जाएगा इसके साथ। तो टेंशन आई mg के इक्वल, बट मैंने चेक किया था मशीन से टेंशन आ रही थी mg प्लस ma, तो इसने तो गलत आंसर दिया। अब ऐसा थोड़ा ना होगा कि अगर ग्राउंड से देख रहा हूं तो इतना टेंशन है और यहां से देख रहा हूं तो टेंशन कम हो गया, ऐसे होगा क्या? टेंशन तो उतनी रहेगी ना स्प्रिंग में। हाँ,
टेंशन तो उतना ही रहेगा ना, मतलब ये गलत आया आंसर, तो फिर अगली बार से मैं हमेशा क्या करूंगा मैं ग्राउंड से एफबीडी बनाऊंगा फिर, क्योंकि इससे तो गलत आ रहा है। समझ में आया क्या? हाँ, तो फिर मैं क्या सोचूंगा कि यार इस फ्रेम में इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन होता है, इससे आंसर गलत आते हैं, तो हमेशा क्या करें हम, ग्राउंड से बना दें आंसर, ग्राउंड से एफबीडी बना दो, आंसर सही आएगा। ठीक है, सही आएगा। लेकिन कभी कभी ग्राउंड से मतलब क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है ग्राउंड से देखने में, कि एक ब्लॉक लिफ्ट में और लिफ्ट के अंदर भी ब्लॉक इधर जा रहा है राइट में, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो ग्राउंड से कंफ्यूजिंग हो जाता है बहुत क्वेश्चन। समझ में आया क्या? तो ग्राउंड से बनाने में, एफबीडी बनाने में टफ भी हो जाता है, और अगर इसी फ्रेम में बैठ के बनाएंगे तो इजी बनेगा, बट इससे आंसर गलत आ रहा है। समझ में आया? मतलब इसमें फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ वैलिड नहीं है, इसलिए तो लिखा हमने कि न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ आर नॉट वैलिड इन नॉन इनिशियल फ्रेम। रीजन भी बताया मैंने, सबको समझ में आ गया रीजन? एक एग्जांपल से बता दिया ना, समझ में आ गया रीजन क्यों वैलिड नहीं है। हाँ, बट अब बात यहाँ पे खत्म नहीं हो रही, ग्राउंड से बनाना कभी कभी टफ हो जाता है एफबीडी, कभी कभी हमें नॉन इनिशियल फ्रेम में ही बनानी पड़ेगी एफबीडी, और लॉ भी अप्लाई करना पड़ेगा। अब कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं बताता हूँ, पहले लिखो पूरा। अब क्या करूं उसका तो मैं अभी रुक जाओ, 2 मिनट में साफ हो जाएगा। लिखा? सो अब देखो, अब नॉन इनिशियल फ्रेम में सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ कैसे लगाएंगे हमेशा। देखो इधर, देखो ग्राउंड फ्रेम में मैंने लगाया, मींस इनर्शियल फ्रेम में तो आंसर आया T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। इस फ्रेम में लगाया तो T इज इक्वल टू एम जी आया। कितना डिफरेंस आ रहा है आंसर में? एम ए का डिफरेंस आ रहा है, एम ए का। ऐसा हर बार होगा, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ वैसे हर बार ये डिफरेंस आएगा एम ए का, हर बार एम ए का ही डिफरेंस आता है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में और नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमेशा एक एम ए फोर्स का डिफरेंस आता है। एम क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसकी एफबीडी बनाते हैं हम, और ए क्या है? एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम। समझ में आया? इस m इंटू ए का डिफरेंस आता है हमेशा। तो अगर मुझे पहले से ही पता है कि ये ma का डिफरेंस आ रहा है, तो क्यों ना मैं इसको ऐड कर दूं जब इसमें लगाऊं फ्री बॉडी डायग्राम।
अलग से मेरी तरफ से ऐड कर दूं मैं, ऐसा कर सकता हूं ना मैं? अगर मैं इसमें अलग से मेरी तरफ से एम ए फोर्स ऐड कर दूं आंसर देने से पहले, तो क्या आंसर सही आ जाएगा फिर इसका भी? हाँ। तो अगर मैं तुमसे पूछूं हाउ टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ इन नॉन इनिशियल फ्रेम, तो तुम मुझे आंसर देना चाहिए कि बाय इंट्रोड्यूसिंग ए फोर्स, बाय एडिंग ए फोर्स, उस फोर्स को बोलते हैं सूडो फोर्स। क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार काम में आएगा ये। सूडो फोर्स, सूडो मतलब इमेजिनरी, रियल में है क्या ये फोर्स? ये तो मैं मेरी तरफ से ऐड कर रहा हूं नॉन इनिशियल फ्रेम में, ठीक है, बट इसका इफेक्ट रियल होता है। इसका इफेक्ट क्या होता है? रियल। अभी एक्सप्लेन करता हूं तुम्हें क्यों। देखो ये सूडो फोर्स अगर मुझे इसी फ्रेम में लगाना है, नीचे दिख रहा है ना, अप्लाई सूडो फोर्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। किस में लगाते हैं सूडो फोर्स? मुझे बताओ सूडो फोर्स किस में लगाएंगे? ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है, क्या मैं ग्राउंड से इनर्शियल फ्रेम में लगा दूंगा तो गलत हो जाएगा कि सही हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर तो इसमें लगा दोगे तुम, प्लस एम ए और कर दोगे, तो ये तो एम जी प्लस टू एम हो जाएगा। इसमें जरूरत है क्या कि इसमें जरूरत है? अब सही हो गया। तो किस में लगाते हैं? किस में लगाते हैं? नॉन इनिशियल फ्रेम में, ठीक है। और ये एक्चुअल में तुम हम फील भी करते हैं इसको। अभी मैं एग्जांपल दूंगा। देखो, तो जब भी मैं नॉन इनिशियल फ्रेम में एफबीडी बनाऊं तो ये गलत है एफबीडी, ये वाली एफबीडी गलत है। सही वाली क्या है? देखो, जब भी जैसे मैं इस फ्रेम में एफबीडी बना रहा हूं बी वाली फ्रेम में, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो एम मास का ऑब्जेक्ट है, इस पे ऊपर लग रही है टेंशन, नीचे लग रहा है एम जी, और एक और फोर्स दिखाऊंगा। अब वो कंफ्यूजन होता है कि ऊपर दिखाएं या नीचे या राइट में या लेफ्ट में, किधर दिखाएं? समझ में आया क्या? तो वो हमेशा वो दिखाते हैं हम जिस तरफ फ्रेम का एक्सेलेरेशन है उसके अपोजिट। जिस आप इस फ्रेम में बैठे हो, इसका एक्सेलेरेशन किधर है? ऊपर, तो नीचे दिखाना है। अगर राइट में होता तो लेफ्ट में दिखाते, लेफ्ट में होता तो राइट में, मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम दिखाते। तो सूडो फोर्स, और इसको दिखाते कैसे? ऐसे डैश डैश करके, डॉट डॉट करके दिखाना है। मतलब आपको अलग से ये फोर्स दिखाना है, डॉट डॉट से पता लग जाएगा कि ये सूडो फोर्स है और ये नॉन इनिशियल फ्रेम में एफबीडी बनाई हुई है, इसलिए दिखा रहे हैं। समझ में आया क्या? अप्लाई सूडो फोर्स, इसके स्पेलिंग पी से शुरू होती है, पी साइलेंट है, ठीक है। सूडो फोर्स, सो एम जी, और सूडो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? ये एक्स्ट्रा वाला एम ए। तो अब देखो, अब और ये है तो रेस्ट पर ही है, तो रेस्ट पर ना, इसके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पर ही है। रेस्ट पर है तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम जी प्लस एम ए। समझ में आया? अब देखो, अब आंसर सही आ रहा है। हाँ, अब देखो ये फोर्स हमें रियल में फील होता है कैसे? जैसे मान लो आप बाइक में चल रहे हो, बाइक पर, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, या फिर कार में चल रहे हो, या फिर बाइक की मान लो, बाइक में चल रहे हो, कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे स्पीड बढ़ाते हो, कांस्टेंट स्पीड मतलब जीरो एक्सेलेरेशन, है ना? जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं, एकदम से पीछे की तरफ फोर्स लगता है, लगता है कि नहीं लगता है ना? अब वो ये मत सोचना एयर का रेजिस्टेंस है, एक सूडो फोर्स भी लगता है। एयर का रेजिस्टेंस तो लग ही रहा है, एक सूडो फोर्स भी लगता है पीछे की तरफ, मतलब एक्सेलेरेशन आगे की तरफ, फोर्स पीछे की तरफ लगता है, वो सूडो फोर्स है। समझ में आया? ब्रेक लगाते हैं, मतलब ब्रेक लगाना मतलब नेगेटिव एक्सेलेरेशन, तो सूडो फोर्स आगे की तरफ लगता है, ठीक है। सो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये फोर्स हमें फील होता है। जैसे मैं किसी एक्सेलेटिंग फ्रेम में आगे बढ़ रहा हूं तो मेरे पे एक फोर्स कंटिन्यूसली पीछे लगेगा, वो ये फोर्स है सूडो फोर्स। क्या वो रेस्ट पर लगेगा क्या? नहीं। समझ में आया? लिखो।
क्या? हाँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही एप्लीकेबल है, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में जरूरत ही नहीं है। इनर्शियल फ्रेम में वैसे ही सही आंसर आया। समझ में आया? तो लिखो, सो टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ in non-inertial frame, so to apply Newton's law in non-inertial frame, so to apply Newton's law in non-inertial frame, so to apply Newton's law in non-inertial frame, we need to introduce a force, we need to introduce a force called pseudo force, called pseudo force. We need to introduce a force called pseudo force. ठीक है, तो pseudo force सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कितना सूडो फोर्स लगाना पड़ता है हमें? एम ए। ठीक है, सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम इंटू ए। तो मैग्नीट्यूड होगा मास, एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी, इंटू ए क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। समझ में आया सबको? मैग्नीट्यूड क्या होगा? एंड डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ? किधर लगाएंगे डायरेक्शन? जिस तरफ, हाँ, अप, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ठीक है, तो जैसे मान लो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम है राइट में, तो सूडो फोर्स लगेगा लेफ्ट में, इसलिए यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ एक माइनस साइन। माइनस साइन क्यों लगा रहा हूँ मैं? क्योंकि सूडो फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। समझ में आया? लिख लो। लिख लिया? यस सर। एक क्वेश्चन करते हैं। एक लिफ्ट है, देखो ये ए नोट के एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रही है। कितने एक्सेलेरेशन से? ए नोट। ठीक है,
इसमें एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है एम, और ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, बट ये ब्लॉक तो इसमें नीचे स्लाइड भी होगा ना, होगा कि नहीं होगा? इसकी नीचे तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ऊपर से नीचे तक की इसकी डिस्टेंस है एल। हमें बताना है टाइम टेकन टू रीच, ये मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, टू रीच एट बी। चलो अभी एक क्वेश्चन तो सिंपल वाला कर लेते हैं कि लिफ्ट रेस्ट पर है, लिफ्ट इज एट रेस्ट। पहले तो इसका ये बता दो कि नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा। लिफ्ट रेस्ट पर है, फिर वो वाला कराऊंगा, पहले ये कर लो कि लिफ्ट रेस्ट पर है, यहां से आने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ। क्या? देखो इसको डिस्टेंस कितना चलना है एल, इनिशियल स्पीड कितनी है 0, एक्सेलेरेशन निकाल लो तो सेकंड इक्वेशन से आ जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर से एक्सेलेरेशन निकाल लो। अब इस पे नीचे फोर्स कितना लग रहा होगा, mg साइन थीटा। इस तरफ फोर्स कितना लग रहा है, mg साइन थीटा। एफबीडी बना के बताऊं क्या? देखो mg ऐसे लगता है ना, ये एंगल थीटा है, देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा ना, तो इसका ये कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, ये तो नॉर्मल को बैलेंस कर देगा, और ये कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। इस फोर्स की वजह से नीचे जाएगा, समझ में आया क्या? अरे ये क्वेश्चन तो होना चाहिए था तुमसे। तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा, इस इंक्लाइंड पे नीचे आ रहा है, तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा mg sin थीटा अपॉन मास m। ये मैं किसके रिस्पेक्ट में बना रहा हूं एफबीडी, अभी तो दोनों ही रेस्ट पर है, दोनों ही इनर्शियल फ्रेम में अभी तो, समझ में आया? तो एक्सेलेरेशन आ गया g sin थीटा। अब मुझे बताना है टाइम, तो मुझे पता है s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s डिस्टेंस कितना चलना है l, u कितना है 0, हाफ a कितना है g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2l बाई जी साइन थीटा, तो t कितना होगा अंडर रूट 2l बाई जी साइन थीटा। समझ में आ गया क्या? आ गया क्या समझ में? लिखो, तुम्हें ये सब कंपोनेंट लेना आता है कि नहीं आता है, मैंने कितनी बार बता दिया है। ये एंगल मान लो थीटा है, ये m ब्लॉक है, तो इसका एक कंपोनेंट ये होता है mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट ये होता है mg sin थीटा। ये आता है ना सबको? हाँ हाँ, ये कहाँ से आता है, ये mg है, ये एंगल थीटा होता है, तो ये थीटा के साथ कोस आता है और ये वाला साइन आता है। तो इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल किसके इक्वल होता है, mg के या mg cos थीटा के? जल्दी बताओ। हाँ, तो एक्सेलेरेशन फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, जिसकी वजह से नीचे जाएगा, तो एक्सेलेरेशन आएगा g sin थीटा, तो टाइम ये लगेगा। समझ में आ गया? लिख लिया? तो अब वो वाला क्वेश्चन करो।
किया है ना, ये तो सब आना चाहिए तुम्हें, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो तुम, पढ़ाई नहीं कर रहे हो शायद। हाँ ये सब ऐसे तो क्या है, सिंपल तो क्वेश्चन है। यस सही है, ये लिफ्ट ए के एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रही है ना। अब बताओ टाइम कितना लगेगा। नीचे आने में। चलो अब देखो इधर, देखो फिर से मैं एफबीडी बनाता हूँ इसकी। अब देखो यहाँ पर एफबीडी या तो मैं, मान लो ये ग्राउंड है, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाऊं तो टफ क्यों है देखो बनाना, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक एम मास का, ये लिफ्ट के साथ, ये लिफ्ट में, लिफ्ट के साथ ये ऊपर भी जा रहा है और ये नीचे भी गिर रहा है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअल में जा किधर है। ये एक्चुअल में इधर जा रहा है, हो सकता है इधर जा रहा होगा, 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 इनमें से कहीं किधर भी जा सकता है। समझ में आया। इमेजिन करो थोड़ा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक इस लिफ्ट के साथ साथ ऊपर भी जा रहा है, और क्योंकि लिफ्ट में नीचे भी गिर रहा है, गिर रहा है ना, तो इसके दो एक्सेलेरेशन हुए, एक तो ऊपर जाने वाला, एक नीचे गिरने वाला। तो ग्राउंड से फिर एफबीडी बनाओगे, और एफबीडी बना के हम क्या करते हैं, एफ इक्वल टू एम ए, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो हमें इसका नेट एक्सेलेरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो पता ही नहीं, या निकालोगे निकल भी जाएगा लेकिन बहुत टफ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन ए तो ऊपर है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और जी साइन थीटा नीचे है, तो बीच में कहीं आएगा ना, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इसके बीच में कहीं भी आ सकता है। तो जब हम एफबीडी बनाते हैं, फोर्स बैलेंस करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो इसमें एक्सेलेरेशन कितना लिखेंगे और फोर्स के कंपोनेंट किधर लेंगे। समझ में आया। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाना टफ है ना ऐसे क्वेश्चन में, है कि नहीं है। हाँ, अगर मैं एफबीडी बनाऊं इसी फ्रेम में बैठकर लिफ्ट में, तो इसके देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, बट इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो ये सिर्फ नीचे ही आ रहा है। समझ में आ गया क्या सबको। इस ऑब्जर्वर के ये, क्योंकि ये खुद भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, ओनली नीचे आ रहा है। इसको क्या दिखेगा, ये स्लाइड होते हुए, बट इसको क्या दिखेगा कि ऊपर भी जा रहा है, स्लाइड भी हो रहा है, मतलब बीच में कहीं जाते हुए दिखेगा। समझ में आया। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एक ही एक्सेलेरेशन है, सिंपल वाला, कि नीचे आ रहा है बस ये। तो मैं एफबीडी किसके रिस्पेक्ट में बनाऊं, जो जो इजी है या जो टफ है। जो इजी वाला है इसके रिस्पेक्ट में, ए बी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अभी क्या समझाया मैंने इतनी देर से, कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि कोई भी, जैसे ग्राउंड के हम एफबीडी बना के क्या करते हैं, जैसे मान लो एक ब्लॉक है, ऊपर टेंशन है, नीचे एमजी है, मान लो ऐसे लग रहा है, हमें पता होता है ये ऊपर जा रहा है तो सिंपल हो जाता है, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम। हमें पता है नीचे जा रहा है तो सिंपल हो जाता है, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम। बट हमें पता ही नहीं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है, पता है क्या। तो फिर समझ में आया।
ठीक है। अब बी बी फ्रेम इसके रिस्पेक्ट में देखो, ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में ये किधर जा रहा है, पक्का नीचे जा रहा है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं एफवीडी ऑफ एम मास विद रिस्पेक्ट टू बी, बी कौन सा ऑब्जर्वर है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। इनर्शियल तो ग्राउंड वाला होता है ना, ये ग्राउंड पे खड़ा है क्या बी, ये तो लिफ्ट के अंदर है ना। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होती है, जिसमें एक्सेलेरेशन होता है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर आप सेकंड लॉ लगाओगे तो किस चीज का ध्यान रखना होगा, बताओ जल्दी, किस चीज का? नॉन इनिशियल फ्रेम में अगर सेकंड लॉ लगाओगे, पहली बात तो सेकंड लॉ वैलिड नहीं है, बट फिर भी लगाओगे तो किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? सूडो फोर्स का। हाँ, सूडो फोर्स का ध्यान रखना होगा। अब देखो इस बी के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसकी एफवीडी बनाऊं तो देखो बी के रिस्पेक्ट में एक mg तो इस पे नीचे लग ही रहा है, प्लस एक सूडो फोर्स भी लगेगा, जिस m सूडो फोर्स भी नीचे ही लगेगा ना, ये एक्सेलेरेशन ऊपर है तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा। समझ में आया? कितना लगेगा, m इंटू, मान लो इसका एक्सेलेरेशन है a नोट, तो m a नोट। समझ में आया? इतना लगेगा। तो नेट फोर्स डाउनवर्ड अब इसके रिस्पेक्ट में कितना हो गया, mg प्लस m a नोट। ठीक है, ये एंगल कितना होता है, थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो ये आएगा और एक ये आएगा। ये वाला कितना आएगा, mg प्लस m a नोट कोस थीटा। इसको तो नॉर्मल बैलेंस कर देगा। देखो नॉर्मल बढ़ गया है, पहले रेस्ट पर थी तब नॉर्मल था mg कोस थीटा, अब बढ़ गया है mg प्लस m a नोट कोस थीटा। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो नॉर्मल बढ़ गया है, क्योंकि मैंने बताया था ना वेट बढ़ जाता है। हाँ, तो नॉर्मल बढ़ गया है। अगर इसके नीचे वेइंग मशीन होती तो ज्यादा वेट बताती। समझ में आया? और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा इसका, ये फोर्स लग रहा है mg प्लस m a नोट नीचे की तरफ, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, mg प्लस m a नोट इंटू साइन थीटा। तो इसकी वजह से एक्सेलेरेशन आएगा नीचे, इस प्लेन पे नीचे जाने के लिए। तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा, mg m a नोट साइन थीटा अपॉन m, m कॉमन होके कैंसिल आ जाएगा, तो एक्सेलेरेशन कितना आया, g प्लस a नोट इंटू साइन थीटा। पहले g साइन थीटा आया था, अब आया g प्लस a नोट इंटू साइन थीटा। तो टाइम कितना लगेगा, पहले आंसर आया था 2l अपॉन g साइन थीटा, अब क्या आएगा, g प्लस a नोट साइन थीटा। सेकंड इक्वेशन में रख दो ये। समझ में आया? यस सर। लिखो। डन। हाँ बोलो बोलो।
डन। एक और क्वेश्चन करो। एक ब्लॉक है स्मॉल एम मास का, वो इस वेज पर रखा हुआ है, वेज का मास है एम, कैपिटल एम। अभी ये रेस्ट पर होगा अगर वेज, तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे स्लाइड होगा, होगा कि नहीं होगा? बट अगर मैं इसमें अगर मैं इसको किसी एक्सेलेरेशन से आगे चलाऊं तो हो सकता है ये वहीं पे रुक जाए। ऐसा हो सकता है कि यहीं पे रुक जाए अगर मैं इसको एक्सेलेरेशन से चलाऊं तो, है ना? और अगर ऐसा भी हो सकता है उससे भी ज्यादा एक्सेलेरेशन और बढ़ा दूं तो ये ऊपर भी जा सकता है और ऊपर जाके ऐसे जंप भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना? फील हो रहा है सबको? तो हमें वही एक्सेलेरेशन बताना है, फाइंड एनोड। एनोड किसका एक्सेलेरेशन है? नीचे वाले ब्लॉक का। फाइंड एक्सेलेरेशन एनोड सच दैट जो स्मॉल एम मास है इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। और साथ साथ ये भी बताना है ऑल्सो फाइंड नॉर्मल। नॉर्मल भी बताना है आपको, ठीक है? सोल्व करो। हाँ, कितना आया? यस, सही है। किसका आया? चलो देखो, देखो अगर इसमें भी मैं इसी फ्रेम में बैठ जाता हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पर हो जाएगा ना, क्योंकि हमें वो एक्सेलेरेशन बताना है जिसपे रेस्ट पर हो। किसके रिस्पेक्ट में? इस एम मास के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हो जाए। तो अगर मैं भी इस पर ही बैठा हूं, ऑब्जर्वर भी इस पे ही बैठा है, तो उसके रिस्पेक्ट में भी रेस्ट पर ही हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? बट अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैं बनाता तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो चल रहा है, तो जिस फ्रेम में रेस्ट पर हो उस फ्रेम में बना लो, क्योंकि रेस्ट वाले क्वेश्चन सिंपल होते हैं। समझ में आया? तो अब मैं एम मास की एफवीडी बनाता हूं। क्या? एम मास जी थीटा, एम मास की मैंने एफवीडी बनाई, ठीक है?
तो ये है, तो रेस्ट पर इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो देखो mg लग रहा है ना, ये एंगल थीटा है, और एक सूडो फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि मैं कौन सी फ्रेम में बना रहा हूं, ये कौन सी फ्रेम है जिस पे मैं बैठा हूं, नॉन इनिशियल। तो सूडो फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर एक्सेलरेशन है तो पीछे लगेगा। समझ में आया? तो एम ए नॉट कितना लगेगा, एम ए नॉट, मुझे ए नॉट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? अब अगर मैं इसके कंपोनेंट लूं और इसके अलावा ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, तो mg का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, mg cos थीटा, है ना, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg sin थीटा। वैसे एम ए नोट का एक कंपोनेंट इधर आएगा एम ए नोट cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो यहां लिख देता हूं प्लस में एम ए नोट साइन थीटा। इन दोनों को बैलेंस करेगा नॉर्मल, ऐसे। अब देखो नॉर्मल इक्वल टू तो ये हो जाएगा, नॉर्मल इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, एम जी कोस थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा, क्योंकि रेस्ट पर है ना, तो ये दोनों फोर्स भी इक्वल, वैसे ही ये दोनों फोर्स भी इक्वल होंगे। और क्या लिखूं, एम ए नॉट कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम से एम कैंसिल, ए नॉट इज इक्वल टू आया जी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मतलब जी टेन थीटा, ये आ गया एक्सप्लेनेशन, और नॉर्मल इतना आ गया। समझ में आया? लिखो, ठीक है। अब जो एक्चुअल में एग्जाम में आया क्वेश्चन है, इसमें नॉर्मल का आंसर ये नहीं था, एनोड की वैल्यू कितनी है, जी टेन थीटा, तो यहाँ पे जी टेन थीटा पुट करो, तो नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी कोस थीटा प्लस एम, एनोड की वैल्यू जगह क्या रखूंगा मैं, जी टेन थीटा, टेन थीटा की जगह क्या रख सकता हूं मैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आया क्या? अब कोस थीटा एलसीएम लो, कोस थीटा अगर एलसीएम लू में, तो इधर हो जाएगा एम जी कोस स्क्वायर थीटा प्लस इधर बचेगा एम जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एम जी कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 हो जाएगा, तो इसका नॉर्मल का आंसर आया एम जी बाई कोस थीटा। नॉर्मल कितना आएगा इसका, एम जी बाई कोस थीटा। समझ में आ गया? हम्म, हाँ बोलो। हाँ ये नीचे, तो आपने एम ए नॉट कॉस थीटा लिखा है। वो ऊपर लिखा है एम ए नॉट कोस थीटा, ये है ओके सर। कंपोनेंट लिए ना इसके, ये एम ए नॉट है, ये एंगल थीटा है, तो इधर वाला आएगा एम ए नॉट कोस थीटा और इधर वाला आएगा एम ए नॉट साइन थीटा, ठीक है। और सूडो फोर्स को जनरली डैश डैश से दिखाते हैं, डॉट डॉट से।
समझ में आ गया? हाँ सर। डन। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर ये रेस्ट पर है मान लो, तो ये 1 kg, अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है तो ये 1 kg नीचे आएगा और वो आगे चलेगा। चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा ना? बट अगर मैं इसको भी चला दूं, अगर मैं इन सबको इस पे मैं ऐसा फोर्स लगाऊं F, कि इस तरफ सम एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़े, तो ऐसा हो सकता है क्या कि 1 kg और दोनों 1 kg रेस्ट पर आ जाए, बस वो 4 kg के साथ आगे चले, बट 4 kg के रिस्पेक्ट में ना चले। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो चले, बट 4 kg के साथ के रिस्पेक्ट में ना चले। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है ना ऐसा, क्योंकि दोनों पे सूडो फोर्स लगेगा, तो हो सकता है रेस्ट पर आ जाए। तो हमें ये बताना है, फाइंड फोर्स F सच दैट जो दोनों बोथ 1 kg ब्लॉक आर एट रेस्ट with respect to 4 kg block। बताओ। सिक्सटी न्यूटन आई गेस, 60 आना चाहिए, देखते हैं। सर 16 या 60? 60। देखो अभी तक मान लेते हैं कि ये फोर्स लग रहा है, दोनों ये सब चल रहे हैं और ये सब रेस्ट पर है, ये दोनों रेस्ट पर है, किसके रिस्पेक्ट में? 4 kg के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू
4 kg, मतलब सब साथ साथ चल रहे हैं, 4 kg के ऊपर वो स्लिप नहीं हो रहा है मतलब, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा, एक्सेलेरेशन आएगा नेट फोर्स कितना लग रहा है, F अपॉन टोटल मास 4 + 1 5 + 1 6, F/6 आएगा कि नहीं आएगा एक्सेलेरेशन। ये कितने एक्सेलेरेशन से चल रहे होंगे, F/6 से चल रहे होंगे या नहीं चल रहे होंगे। हाँ, अब देखो ये 1 kg जो है, ये वाला 1 kg, ये वाला 1 kg, ये रेस्ट पर है ना, तो इस पे नीचे लग रहा है mg, नीचे कितना लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है t, नीचे 10 न्यूटन है ना, क्योंकि इसका मास है 1 kg। तो अगर ये रेस्ट पर है तो इसमें टेंशन कितनी आएगी, 10 न्यूटन आएगी कि नहीं आएगी। हाँ, ये x में चल रहा है, y में तो रेस्ट पर ही है ना, तो टेंशन कितनी आएगी, 10 न्यूटन। अब वो वाला 1 kg देखो, ये वाला 1 kg, ये भी तो रेस्ट पर है, तो इस पे ये टेंशन ऐसे लग रही होगी कितनी, 10 न्यूटन। इस पे एक फोर्स, मैं इसकी एफवीडी बना रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है ना। हाँ, तो इसका इस टेंशन को किसने बैलेंस किया होगा, इस पर सूडो फोर्स इधर लग रहा होगा ना, ये इधर जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, इस फ्रेम का एक्सेलेरेशन ऐसे, तो सूडो फोर्स इधर लगेगा ना। समझ में आ गया क्या। हाँ, आ गया समझ में। तो इस पे सूडो फोर्स कितना लगेगा, मास कितना है 1, क्या बोल रहे हो, ऊपर का ब्लॉक जो है ना वो मुझे 5 kg लगा, इसके लिए रॉन्ग आंसर है। वो 1 kg, वो 1 kg, इसमें सूडो फोर्स कितना लगेगा 1 × a क्या है एक्सेलेरेशन कितना, F/6, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये और ये इक्वल ही होगा ना, तो 1 × a मतलब इस, ये कितना है F/6 इक्वल टू क्या लिखूंगा 10, तो F कितना आएगा 60 न्यूटन। समझ में आ गया। लिख लिया। So this chapter is completed. Okay, next chapter हम शुरू करेंगे फ्रिक्शन।